नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग से पहले पीएम मोदी की सभी सांसदों से अपील। कहा, अपने घर में मां, बहन, बेटी, पत्नी को याद करते हुए करें मतदान। लिखा, यह संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा तो देश की नारी शक्ति और होगी सशक्त। मिलकर इतिहास रचने की गुजारिश। महिला आरक्षण से संबंधित बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी। शाम 4 बजे होनी है वोटिंग। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया ऐतिहासिक पल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी महिला आरक्षण बिल का किया समर्थन। लोकसभा में महिला आरक्षण पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने रखा पक्ष। अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण देने की कही बात। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने जनगणना से पहले परिसीमन करने पर उठाए सवाल। हरिवंश तीसरी बार राज्यसभा के निर्विरोध उपसभापति चुने गए। पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, सदन का आपके प्रति गहरा विश्वास। नेता सदन जेपी नड्डा समेत मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दी बधाई। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के मामले में पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। अदालत ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अंतरिम जमानत देने वाले फैसले पर लगाई रोक। और सबसे पहले खबर लोकसभा से, जहां महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सीटों के परिसीमन से जुड़े 3 संशोधित बिलों पर आज लोकसभा में दूसरे दिन चर्चा जारी है। बिलों पर आज शाम 4 बजे वोटिंग होनी है। लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित विधेयकों पर व्यापक चर्चा जारी है। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद अपने अपने विचार और सुझाव सदन के सामने रख रहे हैं। बहस के दौरान महिला प्रतिनिधित्व, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक सशक्तिकरण जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो रही है। इन विधेयकों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विचारों का आदान प्रदान जारी है। जहां एक ओर सरकार इसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसमें सुधार और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अपनी राय रख रहा है। और महिला आरक्षण विधेयक पर वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने इसे देश की महिलाओं के अधिकार और सम्मान से जुड़ा अहम फैसला बताया। पीएम ने लिखा कि संसद में इस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है। कल रात भी 1 बजे तक चर्चा चली है। जो भ्रम फैलाए गए उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया जा रहा है। हर आशंका का समाधान किया गया है। जिन जानकारियों का अभाव था वो जानकारियां भी हर सदस्य को दी गई हैं। किसी के मन में विरोध का जो कोई भी विषय था उसका भी समाधान हुआ है। महिला आरक्षण के इस विषय पर देश में 4 दशक तक बहुत राजनीति कर ली गई है। अब समय है कि देश की आधी आबादी को उसके अधिकार अवश्य मिले। आजादी के इतने दशकों के बाद भी भारत की महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व रहे, ये ठीक नहीं। अब कुछ ही देर में लोकसभा में मतदान होने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि कृपया करके सोच विचार करके पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लें। और यहां से आपको ले चलेंगे इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। एलपीजी सप्लाई है, पेट्रोल और डीजल वगैरह की सप्लाई है, वो नॉर्मल है। घरेलू एलपीजी के संबंध में मैं ये बताना चाहूंगी कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कल भी हमने लगभग 50 लाख से अधिक घरों में एलपीजी का सिलेंडर पहुंचाया है। हमारा ऑनलाइन बुकिंग 98% है और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ डिलीवरी लगभग 93% है। कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रेस्टोर्ड है और कल लगभग 8,200 टन कमर्शियल एलपीजी की भी सेल हुई है। 14 मार्च से लेकर अब तक लगभग 79 लाख से अधिक 19 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है और ये क्वांटिटी लगभग 1,50,000 टन होती है।
इसके अलावा ऑटो एलपीजी के संबंध में भी मैं बताना चाहूँगी कि फरवरी के महीने में पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा ऑटो 177 टन पर डे ऑटो एलपीजी की सेल होती थी, जो अब अप्रैल में लगभग 296 टन पर डे है। ये बेसिकली इसलिए है कि बहुत सारा जो प्राइवेट जो कंपनीज थी सेल करती थी, उनका भी शेयर पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर शेयर शिफ्ट हुआ है और पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी का सेल में लगभग 67% का इंक्रीज है। अगर स्टेट्स वाइज देखें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में ऑटो एलपीजी के सेल में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। 5 किलो के सिलेंडर में के संबंध में मैं बताना चाहूँगी कि जैसा आप जानते हैं कि इसकी संख्या काफ़ी इंक्रीज की जा चुकी है। कल तक लगभग 100 अवेयरनेस कैंप किए जा चुके हैं और इन कैंप्स में लगभग 80,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि 23 मार्च से लेकर अब तक लगभग 16.5 लाख 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की जा चुकी है। पीएनजी नेटवर्क के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार का ये प्रयास रहा है कि पीएनजी नेटवर्क को एक्सपैंड किया जाए ताकि एलपीजी के ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम हो और इसके अलावा पीएनजी अपने आप में एक बहुत ही एफिशिएंट फ्यूल है। इस संबंध में राज्य सरकारों से भी को लिखा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को भी पत्र लिखे गए और जिसके फलस्वरूप डीपीआईटी, पेसो, मॉर्थ वगैरह ने भी इंस्ट्रक्शन इशू की हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको जल्दी डिस्पोजल के लिए कहा गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रिक्वेस्ट किया गया है कि जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उनको डीम्ड अप्रूवल दें। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी एक ऑर्डर इशू किया है 7/4/2026 को और इसके द्वारा जो भी एप्लीकेशंस पेंडिंग है फॉर कंसेंट टू एस्टैब्लिश या कंसेंट टू ऑपरेट, ऐसी सभी एप्लीकेशंस को 15 दिन के अंदर डिस्पोज करने के लिए कहा गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि सीजीडी से संबंधित जो पाइपलाइन है वो ग्रीन कैटेगरी में होती है और जो फ्यूल डिस्पेंसिंग यूनिट्स हैं वो वाइट कैटेगरी के में आती हैं और वाइट कैटेगरी में होने के कारण उनको कंसेंट टू एस्टैब्लिश या कंसेंट टू ऑपरेट अंडर रेलेवेंट लॉज लेने की आवश्यकता नहीं होती है। मार्च 2026 से लेकर अब तक लगभग 4.68 लाख नए पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया जा चुका है। लगभग 5,23,000 नए कस्टमर्स को भी रजिस्टर किया गया है। इसके अलावा 37,000 से अधिक ऐसे पीएनजी कस्टमर्स हैं जिन्होंने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। हमारे पेट्रोल पंप पर भी ऑपरेशन नॉर्मल है और एडिक्वेट सप्लाई है पेट्रोल और डीजल की। रिफाइनरीज भी ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। क्रूड इन्वेंट्री सफिशिएंट है। डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन एनहांस हुआ है ताकि जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसको सपोर्ट किया जा सके और इसके अलावा पेट्रोकेमिकल से संबंधित कंपनीज को भी C3 C4 मॉलिक्यूल्स का आवंटन किया गया है। लगभग 2,500 टन से अधिक प्रोपिलीन बेची जा चुकी है। कैरोसिन जैसा कि आप जानते हैं 48,000 KL का एडिशनल एलोकेशन किया था। रूटीन एलोकेशन के अलावा ये एडहॉक एलोकेशन को अगर हम देखें तो लगभग 14 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने एसक्यू उठाया है। एनफोर्समेंट भी जारी है। कल भी लगभग 2900 रेड की गई हैं और इसी तरह जो पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लोग हैं उनके द्वारा भी इंस्पेक्शन जारी है और लगभग 255 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर अभी तक पेनल्टी इम्पोज की जा चुकी है। 65 को लगभग 65 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया गया है। और अंत में मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई है, इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और आवश्यकता अनुसार ही पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को खरीदें। धन्यवाद। Thanks, Sujata. Over to Shipping Ministry. Thank you, ma'am. Good afternoon.
The Ministry of Port Shipping and Waterways continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All Indian seafarers in the region are safe and no incident involving Indian flagged vessel has been reported in past 24 hours. The control room, that is DG Shipping Control Room, has handled 6,727 calls and more than 13,900 emails since its activation. In the past 24 hours, 147 calls and 276 emails have been received. Ministry has facilitated safe repatriation of more than 2,400 Indian seafarers so far, including 30 in the last 24 hours from various locations across the Gulf region. Port operations are normal across the country and with no congestion reported. Thank you. Thank you. Over to Emil. Thank you, ma'am. Good afternoon. We continue to monitor developments in the Gulf and West Asia region. Our efforts are focused on ensuring the safety, security and welfare of the large Indian community in the region. We are in constant touch with the state governments and union territories for sharing information and to coordinate our efforts. Our dedicated special control room in the ministry is operational and working in coordination with our missions. Our missions and posts are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance and address queries. They are proactively assisting our citizens. They also remain in close contact with the local governments. Updated advisories are being issued with information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken to support our community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community in the region and are regularly interacting with the various Indian associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns. We are according high priority to the welfare of Indian seafarers in the region. Our missions are extending all assistance to them, including coordination with the local authorities and agencies, extending consular assistance, facilitating communication with families in India, and assisting for requests to return to India. An update on the status of flights. Flights continue to operate from the region to India from countries where airspace is open. Since February 28th, around 10,38,000 passengers have travelled from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled commercial flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Around 100 flights are expected to operate from UAE to India today. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 10 flights today to India. Kuwait airspace remains open. Jazeera Airways of Kuwait and Kuwait Airways continue to operate non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. Bahrain airspace is open. Gulf Air of Bahrain has announced that they are planning to start limited flight operations from Bahrain to India. Gulf Air is operating non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. Iraq airspace is open and limited flight operations to destinations in the region for onward travel to India are available. Our embassy in Tehran has so far facilitated movement of 2,358 Indian nationals from Iran to Armenia and Azerbaijan for onward travel to India. This includes 1,041 Indian students and 657 Indian fishermen. Israel airspace is partially open with restricted flight operations. We continue to facilitate travel of Indian nationals from Israel through Jordan and Egypt to India. So, thank you. Thank you. Now we'll take questions. First row, 67, 54, 214, 270. Hi, Sapna Das here from CNBC TV 18. My question is to the Shipping Ministry. Just wanted to understand the status of our Indian flagged vessels still in the state of Hormuz. Have the numbers moved anywhere? And also to the Petroleum Ministry. So a lot of estimates are coming out, various brokerages saying that the losses of OMCs have actually mounted. A report by Macquarie last week suggested some numbers like
diesel is pretty bad, like $35 a liter is a loss, and petrol, it has come down a bit, but overall situation is not comfortable at all. So would the ministry like to share something on that perspective? Is it correct or what? Thank you. Amar Zaidi from PTI. My question is to Sujata ma'am. With the onset of summer, are we seeing a dip in the LPG consumption, LPG demand, particularly because winter seasons typically require more LPG? Number one. Number two, is there also a decline in the panic booking that we saw in March? Are we near normal situation right now, or it's still some way from normalcy? Thank you. Hi, good evening, ma'am. My name is Danish Anand. I'm from NDTV Profit. I have a couple of questions. The first one is on the 15-day revision that the government had talked about, the reviewing of the export duty that was there. It hasn't been changed after that. So any update on that? And secondly, as far as the Russian crude is concerned, the US waiver is over now. So how are the OMCs purchasing the Russian crude? And besides this, there are also certain media reports that are suggesting that Indian OMCs are taking Iranian crude and they're paying in yuan. So anything on that? Good evening, this is Atul Mathur from the Times of India. Sujata ma'am, wanted to know if we have city-wise breakup of PNG connections that have been gasified since March and new applications that have been received, if you could get the breakup of that as well. And apparently there are 307 geographical areas where PNG network is there, but there are quite a few where the number of connections is very less. So which are those priority areas where PNG expansion is being explored? 280, 51, and then we'll come back to the first row, 60. Ma'am, Prakash Predashi from ET Now. So what is the current import position as far as LPG is concerned? Also, Please repeat your question. Import position, current import situation as far as LPG is concerned. Also, what is the status of domestic LPG production? आपके पीछे 51 को. Sir, I am Ranjit from Malayalam Manorama, Kerala. Sir, Vizhinjam Port is undergoing a transformation to a maritime transshipment terminal to a global maritime hub. Mukesh sir, could you please elaborate your plan on Vizhinjam? Hi, Sukal from the Indian Express. Couple of questions. One for Sujata ma'am. Ma'am, with the US Treasury Secretary saying that they're not going to extend the waivers on Russian crude, is that going to lead to some sort of an issue with regard to the diversification exercise that the refiners have undertaken? Considering that trade data suggests that in March, about 45% of India's oil imports came from Russia alone. Why I'm asking this specifically is because under US sanctions, refiners, if they import crude directly from sanctioned entities like Lukoil and Rosneft, as well as on sanctioned tankers, they could be exposed to secondary sanctions by the US. And second question, Mangal sir or Mahajan sir can take. Essentially, you know, we've been now hearing reports and we've been getting some data that shipping vessel movements from the Strait of Hormuz have picked up slightly over the past few days, but we haven't had any India flagged vessel cross in say the last 3-4 days. So is there any sort of an update that you could help us with regard to the 15 Indian vessels that are still in the Persian Gulf? Thank you. Before we take the answers, I request Asimji to add to his statement. Thank you, ma'am. An update on the Hajj Pilgrimage 2026. The Ministry of Minority Affairs has issued a press release today regarding the commencement of Hajj Pilgrimage from India for the year 2026. The first batch of Indian Hajj pilgrims are scheduled to depart on 18th April 2026 for the Kingdom of Saudi Arabia from various embarkation points across the country. A total of 175,025 pilgrims are expected to undertake this sacred journey. Our embassy in Riyadh
and Consulate in Jeddah have been coordinating closely for the preparations with the Ministry of Minority Affairs and the concerned Saudi authorities, including the Ministry of Hajj and Umrah. They are operationally ready to receive the pilgrims. The Government of India accords the highest priority to the welfare and well-being of the pilgrims. We are committed to ensuring a smooth and comfortable pilgrimage experience. We extend our best wishes to all pilgrims undertaking the pious Hajj pilgrimage. For further details, kindly refer to the press release which has been issued by the Ministry of Minority Affairs earlier today. Thank you. Thank you. Sujata will begin with answer. So, as you are already aware that there is lot of volatility in the international market with respect to prices, and repeatedly we have also informed all of you that there is a huge increase in the price of crude in international market. And as far as, the very specific question about loss, I will not be able to answer because this is something which has to come in their balance sheet. Summer, yes, LPG demand is expected to come down. Bookings have declined, and now we are witnessing booking in the range of 46 lakhs to 50 lakhs, which was more than 50 lakhs earlier. And the deliveries, as I have told you, is normal. Duty, I think Ministry of Finance can give the better answer for this. City gas connections, I don't have the data right now. I have given you on the overall numbers. Domestic production of LPG, I will like to say that it is fluctuating in the range of 46,000 to 50,000 TMT, 50,000 ton. And you know that with some rationalization in terms of increasing the booking period, and also the rationalization in terms of commercial LPG, the domestic demand for LPG is around 80 TMT per day. So that's other thing. Regarding waiver, we are not the right people to answer it. For us, our demand, we have to meet the demand of our people in the country, and our oil marketing companies are making all efforts to line up the cargoes so that the domestic demand can be met. Thank you. मैंने कहा था 50 लाख से अधिक घरों को हमने एलपीजी सिलेंडर डिलीवर किया है. हाँ. It's a natural trend. You have higher demand in winters, and then the demand is little bit towards a lower, side on this during the summers. Thank you, Shipping Ministry. Thank you. So 3 questions were asked. First was whether any Indian flagged vessel has crossed from Strait of Hormuz. So if that is the case, we will be the first person to inform. So that means nothing has crossed in last 24 hours. Again, there was a question that some news is there that some of the vessels have started crossing the Strait of Hormuz. So mainly, I'll say that we are more interested if any of the Indian flagged vessel has crossed, so that is not the case. As regard the other vessels, crossing is one thing. Another thing is whether those vessels have reached to the port. That is another aspect. So beyond that, I will not be able to comment anything. So no, that is what I am telling. Answered that. That is what I am telling. Exactly, this is what I have answered. So Indian vessel has not crossed, and if at all other vessels have crossed, so we are yet to see if any vessel has reached to any port. That is very important thing.
thing. Another thing was that Vizhinjam port, it is developing into transshipment hub container port. So yes, it's a very, very welcoming thing which is happening to this country, that we are having now transshipment port on the western side of our western coast of our country. It's basically, it's a deep draft port, and as you know, this is on PPP mode to a private operator by government of Kerala, and its distance from the major shipping line is hardly 10 nautical mile. So that's the advantage, and which is a very good thing. Suppose we develop some transshipment port in our country, so in that case our foreign exchange outflow is restricted. So yes, it is developing, and day by day it is picking up also. What? See, global maritime hub means what? Means it is developing into transshipment port. So it's basically, you can say port or hub, that is the same meaning, is the same only. So basically right now, for example, for that reason earlier Colombo port was the main transshipment hub, which we call, somebody will call hub, somebody will call port. So Colombo was the transshipment hub. So for some of the traffic, it has diverted to Vizhinjam. So it has diverted to our own country. So it's a welcoming thing which is happening. Okay, 189, last question. Thank you for letting me ask a question. I'm Tuesh from Economic Times. Sir, can we expect any updates in the advisories that have been issued to major ports? And also, I read a report which said that the concessions are supposed to be extended over to April and further. So, any updates on that, sir? Yeah, very good question. So, basically, we have, right now also, a meeting is going on with the stakeholders. So, we are having regular meetings with the stakeholders like exporters, Department of Commerce, and others, APEDA. So what we are suggesting to them, that wherever you find any problem, and we are also calling the ports also, either they can, then and there they can raise their issues, and ports are sorting out their issues. Like, I'll give one example, like one of the port has extended up to, April, full April they have extended. So individual ports wise, they are extending the benefits, and beyond this also we have now started displaying on their website that which container is eligible for the concession which they have given, so that transparently it is passed on to the exporter. So some of the actions are like that, they have to, like back to station, back to city containers are there. So those kind of things are there where it can be sorted out by the port themselves. There cannot be any, some kind of central guideline, but we have issued advisories that kindly take care of their issues and make sure that whatever benefit we can extend, we should extend. Just for one example, maybe 3-4 days back, we calculated JNPT port alone has given benefit of around 22 crore rupees till that time. Thank you. And okay, 4. Sir, apologies, I came late and I'm not sure if this question has already been asked. I'm Rajesh from Bloomberg. Sujata ma'am, 2 questions I wanted to seek your reaction to. Has the central bank asked state-run refiners to curb spot dollar purchases and instead go for a special credit line to meet their foreign exchange needs? And secondly, are refiners buying Iranian crude and making payment in yuan through ICICI Bank? Thank you. So regarding central bank, I also have seen it through media only, so I cannot confirm it or otherwise. Crude purchase, repeatedly I have said that we, and just now for, similar thing I have already answered, that meeting our domestic, need is the most important thing for us, and within the the rules and of the Government of India, our oil marketing companies are operating. Thank you. Thank you, friends. Thank you, officers. Thank you all.
देख रहे थे सीधा प्रसारण पश्चिम एशिया संकट पर अंतर मंत्रालयी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और साफ तौर पर बताया गया कि एलपीजी की जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश की गई है। पीएनजी का जो विस्तार है वो किया जा रहा है। कतर से फ्लाइट्स लगातार वो भी ऑपरेट कर रही हैं, और उसके साथ ही साथ किसी भी तरह की घबराने जैसी कोई ज़रूरत है नहीं, और सारी स्थितियों को बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया गया है और उनको कंट्रोल किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा जारी है। इस दौरान बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि ये सिर्फ विधेयक नहीं है बल्कि महिलाओं के संघर्ष, हिम्मत और शक्ति का सम्मान है। इसके साथ ही इस विधेयक को महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। आज का दिन देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भावात्मक दिन है। नारी शक्ति अभिनंदन केवल एक बिल नहीं बल्कि उन तमाम महिलाओं का संघर्ष, हिम्मत और शक्ति का सम्मान है। सदियों से महिला अपने परिवार और अपने समाज को सशक्त करती रही बिना अपने पहचान की। आज ये बिल उन्हें सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन ही नहीं बल्कि उनकी आवाज़ उठाने के लिए भी एक मौका दे रही है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो वो सिर्फ अकेले नहीं, पूरा समाज को साथ में लेकर बढ़ती है। ये कदम आने वाले उन पीढ़ियों की बेटियों की हिम्मत, विश्वास दिलाना है कि वो भी निर्णय और भागीदार बन सकती है। और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस बिल से केंद्र सरकार देश की राजनीति की तस्वीर बदलना चाहती है, और तस्वीर बदलेगी तो राजनीति का चरित्र भी बदलेगा। इस दौरान उन्होंने दक्षिण भारतीय सांसदों को सीटों में कमी आने की आशंका को भी निराधार बताया। पास एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है कि हम सब मिलकर ऐसी तस्वीर को बदल सकते हैं और इस देश के सदन में, राज्यों के सदन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से यह अपील भी की है कि हम सब मिलकर इस शुभ कार्य को आगे बढ़ाएं। एक विषय जो हमारे दक्षिण के राज्यों के कई सांसद गणों ने उठाया कि जिन दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से बेहतर प्रदर्शन किया है उन्हें शायद सीटों का नुकसान हो सकता है। हालांकि माननीय गृह मंत्री में इसी सदन में खड़े होकर ऐसे तमाम हमारे सांसद गणों की चिंताओं का समाधान भी किया और उनकी शंका को खारिज करते हुए भी ये बताया कि सभी राज्यों की बराबरी में 50% सीटों की वृद्धि की जाएगी और जनसंख्या के आंकड़ों का किसी भी राज्य को सीटों की दृष्टि से कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। और आइए आपको यहां से सीधे लिए चलेंगे लोकसभा, जहां पर महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही है और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोल रहे हैं। लगातार इस पार्लियामेंट को ठप करते रहे और उसमें सोनिया गांधी जी का बयान है, प्रणब मुखर्जी जी का बयान है, मनमोहन सिंह जी का बयान है, चिदम्बरम जी का बयान है। ये 4 बयान लेकर मैं आया हूं और उन चारों ने कहा कि ये जातिगत जनगणना की। अच्छा एक मिनट अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? सुनिए ये जो निशिकांत जी सभापति, एक मिनट बैठिए। अखिलेश जी सभापति महोदय सब लोग श्लोक पढ़ रहे हैं। नहीं बात सुनिए, लोग बैठ जाए और लोग बिठा दिए, सबको बिठाइए तब मैं आपको अलाउ करूंगा ना। आप सब लोग बैठ जाए, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। उनको मैंने बिठा दिया, आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं तब मैं आपके नेता को अलाउ करूंगा। अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं निशिकांत जी को खड़ा कर दूंगा, आपको अलाउ करूंगा। लेकिन बैठ जाइए, अवधेश जी आप बैठ जाइए, आप सभी, बीरेन जी आप बैठ जाइए, बीरेन जी बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, सरोज जी बैठ जाइए। मैं आपको समय दे रहा हूँ, नहीं मैं आपको समय दे रहा हूँ। एक मिनट हाउस को इन ऑर्डर कर लीजिए,
महोदय, मैंने उनका श्लोक सुना, श्लोक पे मैं कहना चाहता हूँ। सभापति महोदय, विवाद की बात नहीं है, संवाद की बात हो रही है। कोई बात माननीय सदस्य ने कहा, मैंने जवाब दिया, माननीय सदस्य ने श्लोक पढ़ा, उस श्लोक पे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में कन्नौज में एक मंदिर में गया था, लेकिन मेरे बाद वो मंदिर गंगा जल से धुलवाया गया था। आप बताइए क्यों धुलवाया गया? जिसने भी गंगा जल से धुलवाया उसने गलत काम किया और वो सभी अपराधी हैं और उनके ऊपर अपराध की सजा चलनी चाहिए, कानून के हिसाब से उनका न्याय होना चाहिए। अब आपकी बात आ गई निशिकांत जी। मैं ये कह रहा था सभापति महोदय, आप कान पकड़कर हमसे माफी मांगोगे, मैं कान पकड़कर भी माफी मांग लूंगा। मैंने तो गंगा जल से नहीं धुलवाया है, जिसने भी गंगा जल से धुलवाया उसने गलत काम किया है। हमारा इससे क्या संबंध है? अपराधी अपराधी है, चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय का व्यक्ति यदि अपराधी है तो अपराधी है और उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। Nothing will go on record except only सर, मैं सभापति महोदय, देखिए मेरा समय ये लोग बहुत खा रहे सर। जातिगत जनगणना की बात कर रहा था। सोनिया गांधी जी ने कहा कि जातिगत जनगणना संविधान के दायरे में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। चिदंबरम साहब ने कहा, मैं 2011 की बात कर रहा हूं, चिदंबरम साहब ने कहा कि जातिगत जनगणना जो है इस देश को डिवाइड करेगी। प्रणब मुखर्जी जी लीडर थे, उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना 1931 के बाद से नहीं हुई है, किसी कीमत पर नहीं होगा। और अंत में मनमोहन सिंह जी ने तो और भी रिकॉर्ड तोड़ दिया सर। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रहे या जाए, इसी सदन हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे। लेकिन गोपीनाथ मुंडे, लालू प्रसाद यादव जी और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके प्रयास से उस वक्त की कांग्रेस सरकार को झुकना पड़ा और जातिगत गणना जो है हुई, जिसका कि डाटा कई एक गलतफहमियों के कारण जो है अभी तक नहीं रिलीज हुआ और जातिगत जनगणना हमारी सरकार करा रही है और 2027-29 में वो आ जाएगा। अरे बैठ जाओ भाई। अब क्या है सर, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है जो अब इस अमेंडमेंट पे मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि सर्वसम्मति से सभी लोगों ने कहा सर कि सर्वसम्मति से हमने महिला रिजर्वेशन को पास किया। कल्याण बनर्जी साहब का भी आज भाषण सुना मैंने, मनीष तिवारी जी का भी सुना। ये लोग बड़े विद्वान हैं सर, हमारे यहाँ पीपी चौधरी साहब ने भी बयान दिया। ये भारत का संविधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर का, और हमने 2023 के एक्ट के बाद आर्टिकल 334A बनाया और 334 ये कहता है सर कि डिलिमिटेशन जो है वो जब लिया जाएगा तो रिलीवेंट फिगर होगा फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023। पॉपुलेशन को क्राइटेरिया बनाया जाएगा, ये हम आप सबों ने पास किया सर। अब पॉपुलेशन को यदि क्राइटेरिया मानेंगे, यदि आप ही की बात सही और सबों ने पास किया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, जितना पार्टी है सब इसके दोषी हैं। उनके हिसाब से लिख लीजिए मेरी बात, क्योंकि आप अमेंडमेंट तो नहीं कर रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज तो नहीं करने दे रहे हो, आप तो विरोध कर रहे हो। यूपी में सीट होगी 87, जो पॉपुलेशन है, जो 2011 का सेंसस है, निशिकांत जी जो आपने पेश आप किया, हमको एड्रेस करिए। सभापति महोदय जो इन्होंने पेश किया, और आज जो 2011 का सेंसस है, मैंने तो 2026 का सेंसस लिया ही नहीं है, मैं 2011 के सेंसस के आधार पर कह रहा हूं। यूपी में सीट होगी 87, बिहार में सीट होगी 47, महाराष्ट्र में सीट होगी 49, वेस्ट बंगाल में सीट होगी केवल 38, मध्य प्रदेश में सीट होगी 34, राजस्थान में सीट होगी 32, तमिलनाडु में सीट होगी, जो इतना हंगामा कर रहे हैं काला कपड़ा पहन के, केवल और केवल 29, गुजरात में होगी 28, कर्नाटक में होगी 26, आंध्र प्रदेश में होगी 20, उड़ीसा में 18, झारखंड मेरे राज्य में होगी 16। मैं एक ऐसा भागा राज्य का सांसद हूं जिसमें कि 2000 में बंटवारा होने के बाद, झारखंड बंटवारा होने के बाद डिलिमिटेशन हुआ ही नहीं।
और क्यों नहीं डिलिमिटेशन हुआ? इस यूपीए ने क्यों नहीं डिलिमिटेशन होने दिया? भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं हुआ, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की संख्या घट गई। एक आदिवासी की लोकसभा की सीट और 3 विधानसभा की आदिवासी की सीट घट रही थी डिलिमिटेशन में। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमको नहीं चाहिए डिलिमिटेशन। आप देश चलाने की बात करते हो, आप लोकतंत्र की बात करते हो। आपने तो बांग्लादेशी वोट को बनाने के लिए हमारे राज्य को तहस-नहस कर दिया। हम बिना हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है 350 किलोमीटर लंबी है, 3 जिले में विभक्त है। वो क्या बात कर रहे हो आप डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो। और यदि साउथ और नॉर्थ का, यदि ये 2023 का जो कि नोटिफाई कर दिया है भारत सरकार ने, यदि ये एक्ट लागू हो गया तो साउथ इंडिया में जो केरल में सीट घटेगी, केरल की सीट 20 से केवल 14 हो जाएगी, तमिलनाडु की 39 से केवल 29 हो जाएगी। कौन साउथ इंडिया का जिम्मेवार होगा? हम कल रिजर्वेशन लागू करने को तैयार है, होगा 543 में ही होगा, लेकिन वो पॉपुलेशन के आधार पर होगा और साउथ इंडिया की सीट घटेगी और कांग्रेस के राहुल गांधी इसके जिम्मेवार होंगे। अब ये एक्ट की बात कर रहे हैं सर। अभी इन्होंने कहा, अभी बहुत लोगों ने कहा सर कि आपने 815 का फिगर कहां से ले आए, 816 का फिगर कैसे ले आए? सर मैं 31 से जो है ये रिजर्वेशन को, सीट बढ़ाने को बहुत मुझे लगता है जुड़ा हो सर। संविधान का 31वां संशोधन हुआ 1972-73 और आज हम लोग 131वें संशोधन पर बात कर रहे हैं सर। ये 1973 का, जिसको कि अभी बड़ी लंबी चौड़ी भाषण देके गए कि इंदिरा जी ने जो है देश के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया और उन्होंने फ्रीज कर दिया। 525 से 550 हो रहा था सीट सर। डिलिमिटेशन आयोग 1971 में बन गया। डिलिमिटेशन आयोग ने कहा, और उसके पहले की एक और कहानी है सर कि 1952 में जब डिलिमिटेशन आयोग बना तो डिलिमिटेशन आयोग ने कहा कि इस तरह से हम किसी भी एरिया का परिसीमन नहीं कर सकते। आपको पता है कि डिलिमिटेशन आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर कांग्रेस ने सारे फेडरल स्ट्रक्चर को तार पर तार रख दिया, पूरा संविधान संशोधन कर दिया और 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डिलिमिटेशन एक्ट के आधार पर बना। बंगाल की कुछ जगह बिहार में आ गई और बिहार की कुछ जगह बंगाल में चली गई। आंध्रा की कुछ जगह केरल में चली गई, केरल की कुछ जगह आंध्रा में चली आई, तमिलनाडु की कुछ जगह जो है बेंगलोर में चली आई, कर्नाटक में चली गई और कर्नाटक की कुछ जगह वहां चली गई और आज भी महाराष्ट्र जो है बेलगांव की लड़ाई लड़ रहा है। ये डिलिमिटेशन आयोग के। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण लोकसभा से। महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा चल रही है और आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। महिला आरक्षण विधेयक की बात करेंगे जिस पर वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि मैं सभी सांसदों से कहूंगा, आप अपने घर में माँ, बहन, बेटी, पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए। देश की नारी शक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है। उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए। यह संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा तो देश की नारी शक्ति और सशक्त होगी, देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा। आइए हम सब मिलकर आज इतिहास रचें, भारत की नारी को, देश की आधी आबादी को उसका हक दें। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरी माँ है ना, मेरा खाना पीना, आयरन, फॉलिक एसिड सबका ध्यान रखती है। कहती है जच्चा और बच्चा दोनों खिले खिले रहने चाहिए। अरे डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए भी भेज दिए, बताओ। माँ है ना, जानती है डिलीवरी कराना इतना आसान नहीं होता। आओ मैं अपनी माँ से मिलाती हूँ। ये है मेरी माँ, भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने दिया 12 करोड़ से अधिक महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व, करोड़ों बच्चों को पोषण और टीकाकरण, और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आपको ले चलेंगे एक बार फिर से लोकसभा, जहां बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना है और इसी कारण से डिलिमिटेशन आयोग के, केवल एक मिनट सर, जब डिलिमिटेशन आयोग का रिपोर्ट आया 1976 में, उसको भी काट पीट करके इसी पार्लियामेंट में 8 सीटें मुसलमानों के लिए जबरदस्ती इसी कांग्रेस सरकार ने बढ़ाई। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से इस सारे अपोजिशन से आग्रह है कि साउथ इंडिया के साथ अन्याय नहीं करिए, महिलाओं के साथ अन्याय नहीं करिए। इस देश में इस पार्लियामेंट की जो भूमिका है उसके वर्चस्व को कायम रहने दीजिए, पार्लियामेंट में लोगों का विश्वास रहने दीजिए और माननीय मोदी जी जो 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देना चाहते हैं 2029 में लागू करने के लिए इस बिल का समर्थन करिए। आपने मुझे समय दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। श्री राजकुमार छब्बेवाल जी, नहीं, श्री मियां अल्ताफ अहमद साहब, और एक बार फिर से खबरों का रुख करते हैं और बात महिला आरक्षण बिल की जारी रखेंगे। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सदन में विधेयक लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने सदन में चर्चा के दौरान कहा कि कल्पना कीजिए 2029 में जब 33% महिलाएं सदन में बैठेंगी तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश होगा। राजीव रंजन सिंह ने बहस के दौरान कांग्रेस पार्टी पर चुटकी भी ली। उन्होंने कांग्रेस पर समाज में किसी भी बड़े परिवर्तन को अस्वीकार करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक पहल जो ये 3 विधेयक लाके उन्होंने सदन में किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं। आप कल्पना कर सकती हैं कि 19वीं लोकसभा का परिदृश्य क्या होगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के संसद में 33% महिलाएं आके बैठी हैं और वो उसकी भागीदार हैं। माननीय सदस्य प्रियंका जी, उन्होंने कल भाषण दिया। उनका भाषण हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने 3-4 बातों का उल्लेख किया। पहली बात उन्होंने कहा कि जल्दीबाजी में क्यों लाई गई। 50% महिलाओं को आरक्षण देना जल्दीबाजी का कदम नहीं हो सकता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आगे कहा कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। अरे हम सबको मालूम है, इस पूरे देश को मालूम है कि किसी भी परिवर्तन को, किसी भी सामाजिक परिवर्तन को आप नहीं लागू होने देना चाहते हैं। आपकी मंशा बहुत साफ है। और नारी शक्ति वंदन राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को नई ताकत देगा। इसी मुद्दे पर डीडी न्यूज के संवाददाता अंकित मिश्रा ने विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उनकी राय। महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और इसीलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू कर दिया गया और इसको लेकर यूथ क्या सोच रहा है, अब जरा उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। So what I think it that this bill is a great option because it will ensure 33% of reservation for women in parliament as well as state assemblies. So it will be very fruitful. जैसा हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत में रिजर्वेशन ऑलरेडी वुमेन्स के लिए है, तो अगर हम इसे हायर लेवल पे भी अप्लाई करेंगे so I think this will be a boon for the society. एक महिला की जो समस्याएं होती है वो महिला ज़्यादा अच्छे से समझ पाती है। पुरुष सिर्फ उनको देखते हैं, सुनते हैं उनके बारे में, बट एक महिला उनको फील करती है अच्छे से, उनको सहती है दिनचर्या वाली एक्टिविटीज़ में, डेली वाली एक्टिविटीज़ में। तो आई गेस कि वुमेन रिजर्वेशन बिल इतना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे वुमेन्स अपनी वॉइस रख पाएंगे और वुमेन्स के इश्यूज सॉल्व हो पाएंगे। एक राजनीतिक विज्ञान की छात्रा होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि यह जो अधिनियम है ये महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखें तो इंडिया जो ये काम कर रहा है, इससे इंडिया
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हाईलाइट होगा। सो आई सी दिस बिल एज अ रियल चांस टू वुमेन कि ये पार्लियामेंट में आएंगे और वुमेन डिसीजन मेकिंग होगा तो वो वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ को उठा पाएंगे और उससे बेटर पॉलिसीज़ होगी और इससे वुमेन भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, वुमेन डेवलपमेंट होगा और वुमेन ज़्यादा अप्रोच करेंगी, पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा आएंगी। हमारा देश डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है और इस इनिशिएटिव के बाद डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी क्योंकि वहाँ पे एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सभी लोगों को, उसमें मेन हो या वुमेन। मीन्स जैसे हमें कि पता है कि हमारी 50% पॉपुलेशन में वुमेन्स की हिस्सेदारी रहती है और इस बिल के आने की वजह से उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, जिससे हमारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी, जिससे मैटरनल हेल्थ इंप्रूव होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बढ़ेंगी। और जैसे कि हम जानते हैं तो हमारी महिलाएं होती हैं, वो हमारी घर की अकाउंटेंट की तरह होती हैं। जब वो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो इससे वो हमारी GDP ग्रोथ लगेगी और इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी हमारे ला पाएंगे। यूथ तो ये मानता है कि बेहतर संविधान तो बेहतर होगा हिंदुस्तान। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ अंकित मिश्रा, DD न्यूज़, दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने महिलाओं से विशेष बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि वे इस अधिनियम को कैसे देखती हैं और उससे उनको क्या उम्मीदें हैं। देश में नारी शक्ति को अब राजनीतिक शक्ति मिलने वाली है। दरअसल नारी शक्ति अधिनियम अब एक्ट में बदलने वाला है। इसकी सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। आखिर इस एक्ट के आने के बाद देश कितना बदलेगा, महिलाओं को कितनी शक्ति मिलेगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर ये इस बिल को किस तरह से देख रही हैं। मैम, अपना नाम बताइए, ये बताइए कि आप किस तरह से देख रही हैं ये बिल। जब एक्ट में चेंज होगा तो जो महिलाओं के हाथ मजबूत होंगे, पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा तक रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, तो कितना देश बदलेगा? जी बिल्कुल, ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है तो हमारे देश में हमेशा से कहा जाता रहा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। तो जब नारी को इतनी शक्ति मिलेगी, 33% आरक्षण जब मिलेगा तो उसकी भूमिका बड़ी ही सशक्त रूप में वो देश के लिए, समाज के लिए काम कर पाएगी। अभी जो वो पर्दे के पीछे से काम करती थी, और ये कहा गया है कि 6 सेंस एक महिला में होता है और बड़ी ही निष्ठा, ईमानदारी से वो हर काम करती है। तो जब नारियों का इसमें प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो निश्चित ही विकास की दिशा भी नई होगी और देश हमारा सशक्त होकर उभरेगा। मैम, आप किस तरह से देख रही हैं, कितना ज़रूरी था एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में इस तरह का बिल आना, इस तरह का एक्ट आना? कितना देश बदलेगा आपके हिसाब से? बहुत देश बदलेगा क्योंकि नारियां कुछ करने के लिए आगे बढ़ रही हैं और अब नारियां 4 दीवारी में नहीं है, वो कुछ करना चाहती हैं और इस माध्यम से वो देश के लिए बहुत कुछ कर पाएंगी। इसके अलावा मैम, संसद में जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, विधानसभा में बढ़ेगा, पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं का होना कितना ज़रूरी मानती है? महिलाओं का होना 50% तो महिलाओं का होना ही चाहिए, तब जाके हमारे देश की सुरक्षा और कुछ ऐसे जो चल रही है घटनाएं उसको महिला ही रोक सकती है और कुछ न कुछ इसके समाधान निकलेंगे आगे और भविष्य में महिला उन्नति कर सकती है। कुछ महिलाएं जो पर्दे के पीछे से काम करती है वो भी अब आगे बढ़कर देश में, प्रदेश में, लोकसभा, विधानसभा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और आगे बढ़ेगी। और मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभार करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस तरह से महिलाएं धन्यवाद करती हुई नजर आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कैमरामैन राजेंद्र जोशी के साथ दिवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर लेडी इरविन कॉलेज की छात्राओं का क्या सोचना है, उनसे बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। वंदन अधिनियम से महिलाओं को संसद और विधानसभा में मिलेगा 33% आरक्षण का लाभ। शक्ति रूप को राजनीतिक शक्ति मिल रही है, इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ और नहीं हो सकता। वुमेन के लिए बिल्स बने और एक्ट हो और ताकि वुमेन भी आगे पॉलिसी मेकिंग में चाहे लीडर्स बने। वुमेन रिप्रेजेंटेशन को प्रधानमंत्री ने इग्नोर नहीं किया है, उल्टा हमें मौका दिया है। इस वक्त मैं लेडी इरविन कॉलेज में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं
लेडी इरविन कॉलेज के ग्रेजुएशन की छात्रा, जिनसे हम जानेंगे कि इस एक्ट के आने के बाद महिलाओं के जीवन में, समाज के जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं। अभी तक हमने ये देखा है कि लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ 13 से 14% वुमेन्स है और राज्यसभा में अराउंड 17% इज़ दी एवरेज। अब ये बिल पास होने के बाद जहाँ वुमेन्स जो ट्राइबल एरियाज़ में थी, यहाँ जहाँ जो ऐसी वुमेन्स है जिन्हें हमें एजुकेशन नहीं पहुँच पाता है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ से पीछे रहती हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। जैसे जैसे वुमेन्स आएंगी वैसे वो इश्यूज़ लाएंगी जो लाइक वुमेन सेंट्रिक ज़्यादा होंगे एंड उन इश्यूज़ पे ज़्यादा काम होना चालू होगा। बेसिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ही इतना बड़ा चेंज आएगा जब वुमेन आएंगी, क्योंकि अभी तो पार्टी के पास चॉइस है कि देना है टिकट महिला को तो दे दें, नहीं तो ना दें, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब ये बिल एक्ट में बदल जाएगा तो उनको देनी पड़ेगी। जेंडर इंक्लूसिव आएगी अप्रोच, विमेन भी पॉलिसी मेकिंग में होगी, तो उनके नज़र को, उनके पर्सपेक्टिव को देख के इंक्लूड करके हमें पॉलिसी मेकिंग बनाने का मौका मिलेगा। ट्राइबल कम्युनिटी के हित में जो लॉज आए हैं वो तभी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो पाए जब हमने ट्राइबल को रिप्रेजेंटेशन दी है वहाँ पे। तो वैसे ही अगर हम वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो अगर हम सैनिटेशन के बारे में बात करें, सेफ्टी के बारे में बात करें, तो ये सारी चीज़ें तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगी यूथ के लिए या फिर बाकी न्यू जनरेशन के लिए, अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी वहाँ पे। कैमरामैन राजेंद्र जोशी के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।